बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। कहा, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए स्वास्थ्य सुविधाएं। पैंतालीस के ऊपर के व्यक्तियों को लगेगा टीका। टीकाकरण केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का हो रहा है पूरी तरह से पालन। कुंभ में अवस्थापना, निर्माण व सुविधाओं पर खर्च हुए 772 करोड़। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, प्रदेश सरकार दिव्य और भव्य कुंभ के लिए सुरक्षित। नई व्यवस्था के तहत अब गेहूं की खरीद में नहीं होगी गड़बड़ी। क्रय केंद्रों में किसानों की जमीन खतौनी के साथ खसरा नंबर भी उपलब्ध। पुलिस की रैंकर्स भर्ती की दौड़ में अभ्यर्थियों को मिलेगा 5 मिनट की छूट। सरकार की इस छूट से अभ्यर्थियों ने ली राहत की सांस। तापमान में मामूली राहत। 5 अप्रैल से बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से मौसम में बदलाव की जताई संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ 2021 पर एक और जहां कोविड का खतरा मंडरा रहा है, वहीं मेला प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं से नाराज होकर कुछ संतों ने अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि कुंभ मेले में निर्मोही अखाड़े को दी जाने वाली सुविधाओं से नाखुश साधु संतों ने अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह की ओर मौजूद पुलिसकर्मी जवान के साथ मारपीट की, जिसमें पुलिसकर्मी जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर आलवेदर निर्माण कंपनी द्वारा भूस्खलन वाली जगह पर बिना हेलमेट के मजदूर कार्य कर रहे हैं। यहां जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर पाली गाइड के समीप ऑल वेदर सड़क निर्माण कंपनी द्वारा किए गए कार्य की पोल भी खुलती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि काल व बरसात से पहले ही यहाँ सीसी ब्लॉक गिरने लगे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर की काशीपुर विधानसभा राजनीतिक परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट से कभी भी चुनाव जीत दर्ज कर नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने शीर्ष राजनीतिक पायदान पर अपनी अनूठी पहचान बनाई है। लंबे समय तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन की आग ने इस सीट को भाजपा की झोली में डाल दिया। उसके बाद चुनावी इतिहास में ये सीट भाजपा के खाते में ही दर्ज होती रही है। वहीं पिछली 4 बार से भाजपा के हरभजन सिंह चीमा इस सीट पर काबिज रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो भाजपा की ये सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। तो कभी आएंगे ना। अच्छा लग रहा तो कभी आएंगे ना। दावेदारी तो पूरी तरह से रहेगी, और पर मुझे अपने हाईकमान और अपने शीर्ष नेताओं पर पूरा विश्वास है। वो जिसको भी टिकट देंगे, जिसमें अपना विश्वास जताएंगे, अगर मुझ में जताएंगे तो मैं पूरी तरह से तन मन धन से इलेक्शन में उतरूंगी। और इस बार जो पिछली बार गलतियां हुई कि चीटिंग हो गई और हमारे हाथ से जीता हुआ इलेक्शन निकल गया, इस बार नहीं हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सदैव अनुशासन के रूप में जाती है, और हमारे यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि क्या होना है। हमारे यहाँ जो संगठन का आदेश होता है, उन्हीं आदेशों का हम लोग पालन करते हैं। यदि कोई ऐसा आदेश मुझे प्राप्त होता है तो उसका सम्मान किया जाएगा, बाकी जैसा संगठन का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।
हरिद्वार में कोरोना बम फूटने के बाद से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का काम ट्रिपल हो गया है। एक तो पहले से ही क्राइम कंट्रोल, दूसरे कुंभ मेला व्यवस्था और अब कोरोना सैंपलिंग में ड्यूटी। पुलिस ने तीनों कामों के लिए रोड मैप बनाया। वहीं कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर 72 घंटों की कोविड रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई SOP का कड़ाई से पालन कराने की बात भी कही जा रही है। कुंभ का पर्व भी चल रहा है, लेकिन उस टूर को फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी हमारा बॉर्डर सब आइडेंटिफाइड है, हमारे पास कुंभ से फोर्स भी मिला है। अभी बॉर्डर मैनेजमेंट आज से हमने शुरू कर दिया है। इसमें जो सरकार का SOP है उसको जो है हम पालन कर रहे हैं। जो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट आर्टिफिशियल आ रहे हैं उनका जो हम वापस कर रहे हैं। सो और बॉर्डर पे जो है रैंडम चेकिंग होगी। जो भी हमारा जो जनपद प्रवासी है बाहर से आ रहे हैं उनके रैंडम चेकिंग का भी रूटीन है। त्रिवेंद्र सरकार के दौर में बनाए गए दर्जाधारियों की कुर्सी जा सकती है। हाईकमान की तरफ से इन्हें हटाने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नई व्यवस्था को लेकर अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अंतिम फैसला लेना होगा। माना जा रहा है कि पार्टी और संगठन के लिए अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं की नई सूची तैयार कर दी जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार में 114 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। त्रिवेंद्र रावत की विदाई के साथ ही अब इनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो चुका है। सूत्रों ने बताया है कि RSS इन्हें हटाने की पैरवी कर रहा है। बीती 26 मार्च को उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दून के 2 दिवसीय दौरे की प्रमुख वजह भी इसे ही बताया जा रहा है। गौतम CM तीरथ को हाईकमान का संदेश दे चुके हैं। वे CM को ये भी सलाह दे चुके हैं कि प्रांतीय अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार के साथ बैठक कर जल्द ही इस पर कोई फैसला लें। खबर नैनीताल से है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में अतिथि गृह में जोरदार स्वागत किया। राज्य अतिथि गृह सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बंशीधर भगत सूखाताल पहुंचे, जहां उन्होंने 27 करोड़ की लागत से बनने वाली कृत्रिम झील का भूमि पूजन किया। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि सूखाताल में कृत्रिम झील अपने आप में अनोखी झील है। झील के आसपास पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अभिनंदन करते हैं मनोज जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कार्यक्रम को माननीय के सामने बहुत ही संक्षेप और अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिनकी आंशिक भूमिका इस योजना में रही है। प्रोजेक्ट है संचित कार्य के लिए और ये प्रतीक 27 करोड़ रुपए की लागत से सूखाताल का जीर्णोद्धार हो रहा, सौंदर्यीकरण हो रहा। जब देख लेंगे इसको बनने के बाद तो कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सुंदर बना है। इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज शहरी विकास मंत्री के नाते भूमि पूजन का काम संजीव आर्या जी के साथ, जो यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, मुझे सौभाग्य मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्य है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दीर्घगामी परिणाम होगा। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी बीच सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पहले अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों की संख्या तय कर चुका है। भाजपा बताए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा को जोड़ने के लिए किन 2 नेताओं को लिस्ट से हटाया गया है। अगर 2 नाम बढ़ाए गए हैं तो वो कौन से नाम है जो हटाए गए हैं, या फिर त्रिवेंद्र और बहुगुणा को एक्स्ट्रा खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है सल्ट विधानसभा उपचुनाव की, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जिस प्रकार से गायब है। 4 साल में जो इस राज्य की जनता के प्रति अपराध इस सरकार ने किए हैं, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंची है, राज्य में विकास का पहिया जो पूरी तरह से थम गया है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जर्जर है,
राज्य के अंदर जो तमाम स्थितियां इस समय विद्यमान है, उनके लिए केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिम्मेदार बता करके वो इस अपराध से मुक्ति पाना चाहते हैं। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। नाराज संतों का मेला अधिकारी पर निकला गुस्सा। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यवस्थाओं से नाराज संतों ने मेला अधिकारी को पीटा। अपर मेला अधिकारी समेत पुलिस कर्मियों के साथ की गई मारपीट। भारी संख्या में तैनात किया गया मौके पर पुलिस बल। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों के चलते नाराज संतों का मेला अधिकारी पर गुस्सा फूटा है। व्यवस्थाओं से नाराज संतों ने मेला अधिकारी की पिटाई कर दी है। अपर मेला अधिकारी समेत पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना हुई है। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है स्थितियों को संभालने के लिए। तमाम महाकुंभ की तैयारियों के बीच नाराज संतों का गुस्सा फूटा है। पिछले काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच साधु संतों को सुविधाएं इस प्रकार की मुहैया नहीं की जा रही हैं और ऐसे में नाराज संतों का आज गुस्सा फूटा है। मेला अधिकारी पर गुस्सा निकाला गया है। साथ ही साथ और बात करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया की टीम की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष विशाल चौधरी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य 1 लाख सदस्य बनाने का था, उसमें हमें बहुत ही अच्छा परिणाम हासिल हुआ, जिसमें तकरीबन 3 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोग अब आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे साथ चलने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। इस अभियान के जरिए प्रत्येक विधानसभा में 70,000 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसका नाम AK-47 रखा जाएगा। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारा 1 लाख लक्ष्य जो था सक्रिय सदस्य बनाने का, उसमें हमें जो परिणाम मिले 3 लाख मिले हैं। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ चलने को तैयार है। इसकी एक वानगी उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व परिवर्तन को देखने को भी मिली है। अगर आज नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो उसमें मुख्य था आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष के रूप में कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई राजनीतिक दल दिख रहा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज आम आदमी पार्टी विधिवत रूप से सोशल मीडिया टीम की घोषणा कर रही है, विधानसभा स्तर से लेकर पूरे राज्य स्तर पर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि 2016 में त्रिवेंद्र सरकार ने जो जिला प्राधिकरणों का गठन किया था, उन प्राधिकरणों की वजह से लोगों को नक्शा पास कराने में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसका विरोध के बाद मामला सदन में भी उठाया गया था। इसलिए नव गठन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि 2016 में गठित जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर नक्शा पास करने की पूर्ण स्थिति को पहले से बहाल किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा मुमकिन नहीं होता है तो यूकेडी इस पर पूरा कार्य करेगी। प्राधिकरण को लेकर के 2016 में सरकार ने जिला प्राधिकरण का गठन किया था, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उसका विरोध और उक्रांत ने मुखर होकर के इसका विरोध किया था। और अभी कैबिनेट ने भी फैसला लिया है कि प्राधिकरण को स्थगित रखा जाए। उस स्थगित से दिक्कतें लोगों को आ रही है कि नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, और हमारा मानना है उसमें कि प्राधिकरण को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए, और उसके एवज में जो 16 से पहले जो व्यवस्थाएं थी मानचित्र पास कराने की, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, नगर निगम के द्वारा जो है मानचित्र पास होंगे तो लोगों को सावधान वो होंगे, उनको परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति ने समर्थन दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव रवि कुमार ने आज अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर पहुंचकर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान चौधरी कीरत सिंह ने ऐलान किया कि समिति किसान आंदोलन को तन, मन और धन से पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को और अधिक तेज करने के लिए आगामी कुछ दिनों में लक्सर में भी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी।
साथ ही उन्होंने दावा किया कि महापंचायत में राकेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि बुलाए जाएंगे। पंचायत का तो यही मेन मुद्दा, 4 महीने आज हमारे आंदोलन को हो गए, 300 किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद भी इस किसान को कोई क्यों नहीं लेंगे और उल्टे आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, देशद्रोही, हम खालिस्तानी, कहीं वो बताया गया एक परजीवी, पता नहीं किस किस तरह के नाम इन्होंने पेश कर दिया। किसान का अपमान जितना हो सकता हो उतना इन्होंने इस सरकार ने कर दिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहाँ से। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद बात करते हैं अगली खबर की। सितारगंज से, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज में किसानों की एक बैठक संपन्न कराई गई है, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र सिंह राणा द्वारा की गई। बैठक में किसान वक्ताओं ने कहा कि गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, अति शीघ्र सरकार क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद करनी शुरू कर देगी। साथ ही उन्होंने मांग की कि गेहूं खरीद के 48 घंटों के अंदर ही सरकार किसानों को भुगतान करे और उन्होंने ये भी मांग रखी है कि इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार है, इसको देखते हुए मंडी परिसर में 4 अग्निशमन वाहन खड़े किए जाएं, जिससे किसानों की फसल को आग से नुकसान ना पहुंच सके। जब तीनों काले कानून ये सरकार लेके आई और उसके बाद धोनिया देवी थी, धान भी 1100 को 800 को बेच दिया था, लेकिन उसके बाद काफी लोग जागरूक हुए। देखो धोनिया देवी थी, धान भी 1100 को 800 को बेच दिया था, लेकिन उसके बाद काफी लोग जागरूक हुए। देखो जब तीनों काले कानून ये सरकार लेके आई और उसके बाद भी 1100 को 800 को बेच दिया था, लेकिन उसके बाद काफी लोग जागरूक हुए। गेहूं का कटाई प्रारंभ हो चुकी है। आवक जो है वो
मंडी में चालू हो चुकी है। किसान अपना गेहूं लाना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप कि गेहूं सूख रही है लोगों की। तो यहाँ पर दिखावे के लिए एक SMI का जो कांटा यहाँ इन्होंने दवाई खड़ी कर दी है। बाकी अभी गाँव में जो तौल केंद्र लगने हैं उनकी सरकार के पास कोई तैयारियां नहीं है, कहीं कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग एक चेतावनी आगाह करने के लिए हमने एक सभा बुलाई थी कि आप शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि जो है किसान अपना गेहूं औने पौने मूल्य पे ना बेचे, सरकार समय से तौल केंद्र लगाए। धान तुलाने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर भी सारे किसानों का धान सरकारी रेट पे नहीं तुल पाया। जिनका तुल गया उनकी पेमेंट आज तक नहीं हो पाई है। अब गेहूँ आ गई है तो कहीं पे गेहूं में आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सरकार के पास है नहीं। सिडकुल से आने में रास्ता खराब है, घंटों लग गए। कल वहाँ पे नहर पर आग लग गई, कम से कम 40 एकड़ गेहूँ वहाँ पे जल गई किसानों की। और हमें इसीलिए मीटिंग करी कि एक तो जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी करी जाए मंडी में, दूसरा यह कि कांटों की व्यवस्था जो क्रय केंद्रों की दुरुस्त करी जाए। खबर रुद्रपुर से है, जहां प्रदेशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों को आज से कोरोना की NT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य हो गया है। आज उधम सिंह नगर जनपद के रामपुर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बाहरी जनपदों से आ रहे लोगों की NT-PCR रिपोर्ट की चेकिंग की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार से मिले निर्देशों में बताया गया है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, MP, तमिलनाडु, गुजरात, UP, राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। गुजरते नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कहां। खबर मंगलौर से है। SOP जारी होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने उत्तराखंड की सभी सीमाओं का निरीक्षण किया है। सीमाओं पर बनाए गए कोविड-19 सेंटरों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड सीमाओं का निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर रविंद्र नाथ रमन ने बताया कि सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को बिना कोविड जांच के उत्तराखंड में एंट्री न दिए जाने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेले में आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। SOP के बाद सीमाओं पर किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर सहित DM, SSP कई अधिकारियों के साथ सीमाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। ये आज से जो कुंभ मेला नोटिफिकेशन है ये लागू हो गया है और जो आने वाले आगंतुक है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी जारी की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक जो श्रद्धालु यहाँ पे कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए 72 घंटे पहले RT-PCR कराया जाना आवश्यक है। खटीमा प्रशासन ने मंडी में किसानों के लिए गेहूं क्रय सेंटर खोल दिए हैं। विधायक पुष्कर धामी क्रय सेंटरों का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा, खटीमा तराई क्षेत्र के किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, इसको लेकर गेहूं क्रय सेंटर क्षेत्र में अलग अलग जगह केंद्र खोले गए हैं। SDM के मुताबिक तहसील क्षेत्र में 50 क्रय सेंटर किसानों के लिए खोले गए हैं। सेंटरों में गेहूं लेकर आ रहे किसानों के लिए किसी तरह की असुविधा और बारदाने की कमी न हो, इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। सचिव निर्देश थे कि गेहूँ क्रय केंद्र हमारे प्रारंभ होने थे और सभी हमारे 50 केंद्र खटीमा में लगे हुए हैं। सभी जगह तैयारियां पूर्ण हैं और सभी जगह स्टाफ उपस्थित हो चुका है और सभी व्यवस्थाएं जो केंद्र की हमारी रहती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और साथ ही साथ ट्रॉलियाँ भी जैसा कि हम देख रहे हैं लोग आने लगे हैं और अभी तक हमारी कुछ व्यवस्थाएं अभी फिक्स हैं तो उसको जैसे ट्रेनिंग की जाएगी तो ये साथ साथ चलेंगे। जैसे भी सेंटर खोल रहे हैं
उनकी सबकी यहाँ पर मीटिंग ली थी जब हमने तहसील परिसर में, और आज हमारा तयशुदा ये जो पहले से कार्यक्रम था कि आज मंडी में आज से टूर प्रारंभ करवानी है, तो आज यहाँ पर मंडी में टूर प्रारंभ हो गई है। इसके बाद हम प्रतापपुर और अन्य क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों पर हम लोग स्वयं भ्रमण करेंगे और हमारा पहला उद्देश्य है कि किसान को किसी भी प्रकार का अपना गेहूँ बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। खबर बाजपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए मौजूद है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि पहले लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी डर बना हुआ था, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। एक अप्रैल से सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस दी है कि 1 अप्रैल से आपकी 45 साल से जो भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला हो, बीमार हो या नहीं हो, उसको टीका लगाया जाएगा। और इसमें गर्भवती माताएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, जिसको बुखार आ रहा हो और या जो एस्पिरिन ले रहा हो, ब्लड थिनर ले रहा हो, या जो भी घर में कोरोना पॉजिटिव आया हो लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई हो, उसको कोरोना टीका नहीं लगेगा। बाकी सबको 45 साल से ऊपर टीका लगेगा। अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों 16 जनवरी से हमारे टीके लग रहे हैं, लोगों में जागरूकता कम थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी जहाँ हमारे वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या किला खेड़ा हो, सुल्तानो पट्टी हो, हमारे बाजपुर हो, हरिपुरा, अरसान हो, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। खुदी को आजमाए